व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करे थे। अब आज मैं आपको एक नया चैप्टर यानी कि गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके फंडामेंटल समझाऊंगा। सारी इंपॉर्टेंट थियोरी जो भी आपके एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि हमारे चैनल से सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे नहीं पढ़ते, अदर स्टेट बोर्ड्स के भी पढ़ते हैं और उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है। तो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए जल्दी से चैप्टर 2 शुरू करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो सब इस वीडियो में बनवाता हूँ। चलिए लेट्स बिगिन। अब मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी से हेडिंग डालो, कॉपी ले आओ और नोट साथ साथ बना लेना ताकि मदद रहे आगे। हेडिंग डालेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल, ये हम लोग आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा है वो क्या होता है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, गुडविल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है। इस टॉपिक को करने के लिए जो हमें सबसे पहला हेडिंग डालना है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हेडिंग डाल देंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। नाउ व्हाट इज बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन? रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा जी? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन एग्रीमेंट। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स चेंज इन एग्रीमेंट। सपोज 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, और तीनों इक्वल पार्टनर्स थे, 1:1:1। अभी कुछ पैसा एक्स्ट्रा सी लगा रहा है, या फिर सी कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स दे रहा है बिजनेस को, या कुछ और रीजन भी हो सकता है जिस वजह से ऐसा लगा सी को कि मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है फर्म में तो मुझे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा मिलने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है और नया एग्रीमेंट फॉर्म किया जाता है। तो जो नया एग्रीमेंट बनेगा वो पुराने एग्रीमेंट को खत्म कर देगा। इस सिचुएशन को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब नई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी एग्रीमेंट में, सारी चीजें प्रॉपर्ली शुरू से लिखी जाएंगी, सब कुछ प्रॉपर्ली ड्राफ्ट होगा। तो दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अब रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन केसेस में करा जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ये एग्जाम में भी आया है, थ्योरी में भी कई बार पूछ लिया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन हम कब कब मानते हैं? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब माना जाता है? सबसे पहले जब हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो तो पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट बनता है। या फिर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो, कोई नया पार्टनर आ रहा हो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। या फिर रिटायरमेंट हो रहा हो किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक पर्टिकुलर अलग केस होता है जो बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, और वो ये पूछ लेता है सीबीएसई की इनके अलग बताओ कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसको हम बोलते हैं अमेलगमेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? अमेलगमेशन। सर व्हाट इज अमेलगमेशन? अमेलगमेशन है कि फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स थे ए और बी, ये अपनी फर्म चला रहे थे। एक फर्म ये थी और एक इनका कॉम्पिटिटर फर्म थी जो थी सी और डी। ठीक है, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते थे जो मार्केट में ये 2 फर्म्स ही बनाती हैं, ये और इनके कॉम्पिटिटर ये। अब इन दोनों ने सोचा यार हम लड़ते रहते हैं, इससे अच्छा क्यों ना हम मिलके एक ही फर्म बना लें जिसको बोल दें ए बी सी डी। तो इन्होंने क्या करा, 2 फर्म्स ने जोड़ के एक फर्म बना ली, इसको बोला जाता है अमेलगमेशन। ठीक है, तो अमेलगमेशन के केस में भी पुराने एग्रीमेंट्स खत्म हो जाएंगे इनके और नया एग्रीमेंट बन के आएगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पास कौन कौन से केसेस होते हैं जल्दी जल्दी से लिख लो आप लोग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगमेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कितने हो सकते हैं तो 1,
2 3 4 5 केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो किसी ना किसी को फायदा होगा, किसी ना किसी को नुकसान होगा। कोई ना कोई पार्टनर प्रॉफिट में जाएगा, कोई ना कोई पार्टनर लॉस में जाएगा। तो कौन पार्टनर प्रॉफिट में गया, कौन पार्टनर लॉस में गया, कितना प्रॉफिट में गया, कितना लॉस में गया, उसको कैलकुलेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट रेशियोज आती हैं जो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। एक को हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और एक को हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग रेशियो है न्यू माइनस ओल्ड। दोनों से आंसर सेम ही निकलता है, एक ही बात है। बट 1 मार्कर में आपसे पूछ लेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता होना चाहिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो पूछेगा तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर इसका कोई क्वेश्चन? आ जाओ। सपोज ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका रेशियो पहले बराबर बराबर था, 1:1 ओल्ड रेशियो। अब जो न्यू रेशियो निकल के आया ए और बी का, वो निकल के आया 3:2। ये न्यू रेशियो है। तो अब मुझे देखना है कि कौन गेन करेगा, कौन सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से वैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज पहले 10 रुपये का प्रॉफिट होता था, अगर 10 का होता था तो दोनों बराबर बराबर बांटते थे, 5 और 5। अब अगर 10 का होगा तो 3:2 का मतलब 6 और 4। तो देखा जाए तो इसके मज़े, ये तो फुल खुश है, और इसका कम हो गया तो ये परेशान होगा। पता चल गया या नहीं पता चल गया? बट मैथमेटिकली तो पता है, अकाउंट्स के हिसाब से कैसे लिखेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दो। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का था 1/2, बी का भी था 1/2। न्यू रेशियो क्या है सर? न्यू रेशियो है 3:2, तो 3/5 2/5 ऐसे रेशियो लिखी जाती है। 1 + 1 2 होता है ना, तो नीचे 2 आएगा, 1/2 1/2। 3 + 2 5 होता है तो नीचे 5 आएगा। मुझे एक एक चीज़ आपको बतानी है। एलसीएम ले लो इसका 10, 5 - 6, 5 - 4, माइनस का 1/10, 1/10, ठीक है। अब सर पता कैसे चलेगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? तो यहाँ पे बेटा जी कई बच्चे याद करते हैं कि नेगेटिव वाला हमेशा गेन करता है। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत पड़ो। हाँ नेगेटिव वाला गेन करता है, ठीक है, बट हम लोग कहाँ तक कंफ्यूज करेंगे चीज़ों को? हमें पता है कि जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले ओल्ड आ रहा है फिर न्यू आ रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लो, पहले ओल्ड आएगा फिर न्यू आएगा। पहले 5 थे अब 6 हैं, बढ़ गए ना। पहले 5 अब 6, तो ये तो गेन कर गया, ये मुझे वैसे भी पता था। देखो इसके पहले 5 थे अब 4 हो गए, कम हो गए ना, तो ये सेक्रीफाइस करेगा, ये हमें वैसे भी पता था। तो आपको बेसिकली क्या करना है, रेशियो निकालना है, और जहाँ पे आप एलसीएम लेते हो उस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में चेक कर लो कि पहले कितना था और अब कितना है। दोनों को कंपेयर कर लो। पहले वाला आता है, बाद में नया पार्ट आता है। 5 से 6 तो ये गेन हो गया, 5 से 4 तो ये सेक्रीफाइस हो गया। समझ गए? दिस इज हाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज बीइंग कैलकुलेटेड। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी रेशियो चेंज होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो, और हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? अगला हेडिंग डाल दो गुडविल। अगला हेडिंग डाल दो गुडविल। सर गुडविल नाम तो सुना है, व्हाट इज एक्चुअली गुडविल? गुडविल इज बेसिकली द रेपुटेशन और द गुड नेम ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म में पार्टनर्स मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर करके डे टू डे एफर्ट करके एक रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है कि हाँ यार ये अच्छा है। कस्टमर उसी दुकान पे जाना पसंद करता है। मैं पहली बार जाऊंगा, अगर सामान अच्छा मिलेगा तो मेरे माइंड में उनके लिए एक रेपुटेशन, एक गुडविल जनरेट हो जाएगी। मैं दोबारा उन्हीं की दुकान पे जाऊंगा। मैं दोबारा उनकी दुकान पे क्यों जा रहा हूँ? उनकी रेपुटेशन की वजह से, उनकी अच्छी सर्विसेज की वजह से, उनके अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से। यही गुडविल है। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी
दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। कस्टमर अगर दोबारा आपकी दुकान पे आ रहा है तो सिर्फ आपकी गुडविल है भाई साहब, नहीं तो कस्टमर तो ऐसी चीज है कि एक बार आया आप उसको सर्विस मत दो, दोबारा आएगा ही नहीं। तुम लोग चैनल पे आओगे, तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी, तुम और सब्जेक्ट्स की भी सर्च करोगे, अच्छी नहीं लगेगी ना सीधा सीधा डिसलाइक का बटन दबाओगे, डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक, है ना। तो कस्टमर्स में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी हमें कोई चीज़ पसंद आएगी तो हम दोबारा जाएंगे। रीज़न एक गुडविल, एक रेपुटेशन, एक हार्डवर्क, है ना। अब गुडविल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं सर? गुडविल के अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सीखने हो तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल एक कैसा एसेट है? इंटेंजिबल। सर इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल का मतलब होता है कि आप इसको देख नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो। भाई मेरी गुडविल कितनी है मुझे भी नहीं पता, मैं कभी उससे मिला नहीं हूँ कि वो कैसी दिखती है, किस तरीके से होती है। हाँ, क्या मैं उसका वैल्यू लगा सकता हूँ? यस, मैं उसका वैल्यूएशन कर सकता हूँ। कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा अभी आपको। तो दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे? इंटेंजिबल के साथ इट इज अ वैल्यूएबल एसेट। गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है। वैल्यूएबल का मतलब हम उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। क्या गुडविल आपको पैसा कमाने में मदद करता है? हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट्स। आप अपनी गुडविल की वजह से भी अच्छा पैसा कमाते हो। गुडविल आपको मदद करता है पैसा कमाने में। इसके बाद इट फ्लक्चुएट्स कॉन्टिन्यूअसली। गुडविल आपका फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा काम करोगे गुडविल बढ़ता चला जाएगा, बुरा काम करोगे गुडविल गिरता चला जाएगा। तो गुडविल फ्लक्चुएट होता रहता है और चीज़ें चलती रहती हैं। सर गुडविल का हम वैल्यू कब करते हैं? व्हेन वी वैल्यू गुडविल। देखो गुडविल का वैल्यूएशन सिर्फ तभी होता है जब आप बिजनेस बेच रहे होते हो, उससे पहले आप गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करते हो। या फिर कोई पार्टनर आ रहा है तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके की सिचुएशन, रिटायरमेंट हो रहा है, पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो वो गुडविल का पैसा लेके जाता है तो हम गुडविल का वैल्यू लगाते हैं। क्या गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू लगा सकते हैं? नहीं, गुडविल का एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। हम लोग एस्टिमेट करते हैं कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे, एग्जैक्ट कितना है किसी को भी नहीं पता। तो ये कुछ गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट है? तो नोट करेंगे गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। एक नंबर का कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, ट्रू और फॉल्स। तो आप आंसर लगा के आओगे फॉल्स। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ठीक हो गया जी। अब सर ये जो रेपुटेशन है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, जो हमारी गुडविल पे इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब किसी भी फर्म की गुडविल अच्छी बुरी किसी ना किसी फैक्टर्स के आधार पे बनती होगी ना, कि भाई किस हिसाब से हम किसी गुडविल अच्छी माने। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स लिख के चलेंगे। सबसे पहला फैक्टर होता है फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन, अगर आपकी लोकेशन अच्छी होती है तो आपकी गुडविल बनने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप अच्छी जगह पे बिजनेस करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी गुडविल अच्छी जनरेट होगी। आपकी लोकेशन ही बढ़िया नहीं है तो वहाँ पे गुडविल बनने में समय लगेगा और हो सकता है ना भी बने, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो लोकेशन का काफ़ी इम्पैक्ट होता है गुडविल के ऊपर। दूसरी चीज़ होती है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, आप कस्टमर्स को कैसी सर्विसेज दे रहे हो, आपके कस्टमर्स आपके मैनेजमेंट से खुश है या नहीं है, आप टाइम पे काम करते हो या नहीं करते हो, वेस्टेज कम से कम करते हो। तो जितना ज़्यादा आप एफिशिएंट होगे उतनी अच्छी आपकी गुडविल जनरेट होगी, आप उतना ज़्यादा मार्केट में अपना नाम बना पाओगे। उसके बाद होता है हमारे पास लॉन्गेविटी, यानी कि बिजनेस कितने समय से चला रहे हो। जितना ज़्यादा समय हो चुका होता है बिजनेस चलते 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 चलते, उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गुडविल जनरेट होगी, बिजनेस की अच्छी होगी। आपके प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स किस तरीके के हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स तो नहीं है, कस्टमर लॉन्ग टर्म तक उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी गुडविल को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको काफ़ी मदद करती हैं
गुडविल जनरेट करने में। सही है जी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम टाइप्स ऑफ गुडविल। सर गुडविल कितने तरीके की हो सकती है? देखो गुडविल दो तरीके की होती है, ऑल्दो होती तो और भी है, लेकिन हमें जो मेनली पढ़नी है वो यही है, सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज्ड। एक गुडविल होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक गुडविल होता है परचेज्ड गुडविल। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल नाम में ही है, मेरा खुद का सेल्फ जनरेटेड, ये मैंने खुद बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, SELF, सेल्फ जनरेटेड। एक होता है परचेज्ड, कि एक चले चलाए बिजनेस को खरीद लेना, उसको हम बोलते हैं परचेज्ड। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, चला चलाया खरीदा ना, अब इंस्टाग्राम की गुडविल भी फेसबुक की होगी, उसी ने खरीद लिया, तो ये होती है परचेज्ड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम लोग बुक्स में शो नहीं करते, नॉट शोन इन बुक्स। परचेज गुडविल को हम बुक्स में दिखाते हैं, शोन इन बुक्स। सर कौन सी साइड में दिखाया जाता है? एसेट में। हमारी गुडविल हमारे लिए एसेट है ना। तो अगर आप बैलेंस शीट में गुडविल देखोगे कोई, कि बैलेंस शीट में एसेट्स में कोई गुडविल है, तो याद रखना वो हमारी गुडविल नहीं है, वो हमने किसी और की गुडविल खरीदी हुई है। हमारी गुडविल तो यार कैलकुलेट ही नहीं हो सकती ना, समझ रहे हो। हमारी गुडविल वैल्यू तभी होगी अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है। और दूसरी बात जो मेन पॉइंट है कि सर हम बुक्स में शो क्यों नहीं करते, क्योंकि किसी भी तरीके का कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, या ऐसा लिख लो नॉन मॉनेटरी नेचर की वजह से। सर गुडविल जो हमारी है वो हमने खरीदी तो है नहीं, उसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि मनी मेजरमेंट, मनी की टर्म्स में चीज़ें मेजर होंगी, बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा तो हम गुडविल, तो हम ट्रांजैक्शन को बुक्स में शो करेंगे। बट अगर पैसा आया गया ही नहीं भाई, गुडविल तो समय के साथ बनी है ना, उसमें पैसे का लेन देन थोड़ी ना हुआ है, तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। लेकिन ये खरीदा है, इसका नेचर कैसा है? मॉनेटरी। ये मॉनेटरी है, मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, आपने पेमेंट करी है, इसीलिए इसको बुक्स में दिखाते हैं। तो परचेज गुडविल एसेट्स में दिखाई जाती है, वो किसी और की गुडविल है जो आपने खरीद ली है। जो आपकी खुद की गुडविल है सेल्फ जनरेटेड, उसको आप कभी भी बुक्स में दिखाते ही नहीं हो। ठीक हो गया। सर परचेज गुडविल निकालने का कोई फॉर्मूला? यूजुअली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि भाई पहले उस फर्म की वैल्यू लगाओ, पहले उस फर्म की वैल्यू लगाओ, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ द फर्म हम लगाते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, कि हमने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दिए, फर्म की वैल्यू आ गई। सपोज किसी फर्म के 2 करोड़ के एसेट थे और 50 लाख की लाइबिलिटीज़ थी, तो 1.5 करोड़ का वैल्यू आ गया। अब सामने वाला हमारे से पैसा मांग रहा है 2 करोड़, उसकी डिमांड कितनी है? या लिख लो परचेज कंसिडरेशन, परचेज डिमांड बोलूँगा तो ऐसा लगेगा इको पढ़ा रहा हूँ। परचेज कंसिडरेशन है 2 करोड़, तो देखो उसकी फर्म की वैल्यू 1.5 करोड़ है, पैसे वो 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो वो एक्स्ट्रा 50 लाख किस चीज़ के मांग रहा है? गुडविल के मांग रहा है। तो अगर आपको कभी भी गुडविल निकालनी हो तो गुडविल कैसे निकलती है? ये वाली परचेज्ड वाली, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो वैल्यू आएगी उससे हम परचेज गुडविल निकालते हैं। सेल्फ जनरेटेड निकालने के क्या तरीके हैं? सर अगर ये कैलकुलेट करनी हो तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मेथड्स पढ़ेंगे, अभी हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं। इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। ये मैं सारे डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, ये मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर, गुडविल कैलकुलेट करने की नीड कब होती है? नीड ये हमें कब कैलकुलेट करनी होती है? बेटा जी वही चीज़, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा हो तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। किसी का एडमिशन हो रहा हो, स्कूल में नहीं, पार्टनर का फर्म में, कोई पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हुआ हो तो कैलकुलेट करते हैं। अगर फर्म ही बिक जाए, इफ़ द फर्म इज सोल्ड, फर्म बिक जाए पूरी की पूरी तो कैलकुलेट करते हैं। या फिर अमेलगमेशन हो रहा हो, 2 फर्म्स आपस में मिल रही हो तो भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेशन की नीड कब होती है? उसमें हम ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिख के आएंगे।
तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी थियरी थी जो आपको मदद करेगी, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी कि चैप्टर में क्या क्या है, कैसे हम पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास से मैं आपको सीधा लेके चलूँगा इन मेथड्स की तरफ, जिसमें हम गुडविल कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं कि कैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से, वेटेड एवरेज की मदद से, सुपर प्रॉफिट की मदद से, कैपिटलाइजेशन की मदद से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। एक एक मेथड पे एक एक क्लास लगाएंगे डिटेल में। मैंने अकाउंट्स को सबसे लास्ट में पढ़ाने के लिए क्यों रखा था, इसलिए रखा था कि मैं डिटेल में एक एक चीज़ तुम्हें बढ़िया तरीके से समझाऊँ और तुम्हारे माइंड में एकदम सेट हो जाए, सो दैट हम बढ़िया मार्क्स ला पाएँ और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी ईजिली क्रैक कर पाएँ। तो मज़े से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ते रहो। I'm gonna see you all very soon. Till then, keep growing and keep glowing. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।